हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। स्वागत है आपके एडी लर्निंग अकेडमी पर। चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला लेकर आए जिससे आपको काफ़ी फायदा आपके एग्जाम में होने वाला है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले। आप सभी के एग्जामों को ध्यान में रखकर ये महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए, बस आप धीरे से क्लास को अंत तक देखते ही चलेगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का तात्पर्य किससे है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे, जिन बच्चों की पढ़ाई में रुचि नहीं होती, जो सामान्य बच्चों से तेज होते हैं, जिन्हें शारीरिक, मानसिक या सामाजिक सहयोग की आवश्यकता हो, या जो अधिक खेलते हैं। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, जिन्हें शारीरिक, मानसिक या सामाजिक सहयोग की आवश्यकता हो वह बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहलाते हैं। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में दृष्टिहीन, मूक बधिर, मानसिक मंद, अधिगम बाधित आदि बच्चे आते हैं, जिन्हें विशेष शिक्षण और सहारे की जरूरत होती है। इसलिए ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 2, दृष्टिहीन बच्चों के लिए कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे ब्रेल लिपि, मौखिक व्याख्यान, चित्र पठन या वीडियो क्लिप्स। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम यहाँ पर दृष्टिहीन बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त पद्धति की बात करें तो ब्रेल लिपि सबसे उपयुक्त पद्धति है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ब्रेल एक स्पर्श आधारित लिपि है जिसका प्रयोग दृष्टिहीन बच्चे पढ़ने के लिए करते हैं और ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन भी यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये भी आप ध्यान रखते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 3, मूक बधिर बच्चों के लिए संचार का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे स्पर्श संकेत, चित्रों का उपयोग, सांकेतिक भाषा या उच्चारण अभ्यास। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम यहाँ पर मूक बधिर बच्चों के संचार का सर्वाधिक उपयुक्त तरीके की बात करें तो सांकेतिक भाषा हमारा आंसर यहाँ पर सही होगा। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मूक बधिर बच्चे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए संकेत भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखते हैं चलिएगा। तो सी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने में कठिनाई का उदाहरण है? ऑप्शन यहाँ पर देगा डिसलेक्सिया, मधुमेह, अस्थमा या घेंगा। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए और इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा, क्योंकि कई एग्जामों में लगातार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर हम यहाँ पर सीखने में कठिनाई के उदाहरण की बात करें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा डिसलेक्सिया। तो यहाँ पर हम पहले ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। डिसलेक्सिया एक मानसिक स्थिति है जिसमें बच्चों को पढ़ने, लिखने या शब्दों को समझने में कठिनाई होती है। तो डिसलेक्सिया हमारा आंसर यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, आज की क्लास के हम सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर आए, बस आप क्लास को अंत तक देखते ही चलेगा। क्लास में आकर आपको स्पीड कम लगेगी तो आप स्पीड बढ़ाकर क्लास को अंत तक देखते चलेगा, लेकिन स्किप आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने इस क्लास को स्किप कर दिया तो काफ़ी नुकसान आपका यहाँ पर होने वाला है। हम चाहते हैं कि जितना हो सके आप हमारी क्लासेस का फ़ायदा उठाते चलेगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारा 5वां क्वेश्चन। मानसिक मंदता का एक प्रमुख कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे अधिक प्रोटीन का सेवन, जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी, पढ़ाई में मन न लगना, सोने की कमी। तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको यहाँ पर मानसिक मंदता का एक प्रमुख कारण क्या हो सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी। ये यहाँ पर मानसिक मंदता का एक कारण हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मस्तिष्क को ऑक्सीजन की कमी होने पर कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे मानसिक मंदता हो सकती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 6, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षित करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन यहाँ पर देगा अनुकूलन शिक्षा, सामान्य शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा या स्व शिक्षा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षित करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, अनुकूलन शिक्षा। तो यहाँ पर हम पहले ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ऐसे पाठ्यक्रम और वातावरण की आवश्यकता होती है जो उनकी क्षमता के अनुसार अनुकूलित हो। इसलिए यहाँ पर हमारा एडेप्टिव एजुकेशन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। तो यहाँ पर हम ए ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं।
आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। सामान्य बच्चों को ही शिक्षा देना, अलग अलग स्कूल बनाना, सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना, या केवल विशेष शिक्षक यहाँ पर रखना। आपको बताना है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या उद्देश्य है। तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन लगाते हुए चलिएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य यह है कि सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एक ही कक्षा में समान रूप से सीख सके। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, ADHD का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये ADHD का यहाँ पर पूर्ण रूप है। तो सी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ADHD ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल स्थिति है जिसमें बच्चों में एकाग्रता की कमी और अत्यधिक सक्रियता होती है। इसलिए इसका यहाँ पर फुल फॉर्म है यहाँ पर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये भी आप ध्यान रखते ही चलेगा। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 9, घरेलू प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे सौर ऊर्जा, गैस चूल्हा, प्राकृतिक वेंटिलेशन, या वायु शोधक यंत्र। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको यहाँ पर घरेलू प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत कौन सा है ये आपको यहाँ पर बताना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। गैस चूल्हा ये घरेलू प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है। यहाँ पर हम बी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। गैस चूल्हा जलने पर कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे हानिकारक गैस उत्पन्न होती है जो यहाँ पर घरेलू प्रदूषण का कारण बनती है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 10, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे नालियों को गहरा करना, औद्योगिक अपशिष्टों का शोधन, तालाबों में रंग डालना, या बाढ़ नियंत्रण। आपको यहाँ पर जल प्रदूषण को नियंत्रित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है ये आपको बताना है। तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो इनमें ऑप्शनों में से सबसे उपयुक्त ऑप्शन यहाँ पर होगा औद्योगिक अपशिष्टों का शोधन करना। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। बिना शोधन और औद्योगिक अपशिष्ट नदियों, झीलों और भूजल को प्रदूषित करते हैं। इन्हें ट्रीटमेंट प्लांट्स को साफ करना आवश्यक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखते हुए चलेगा बी ऑप्शन के साथ में जाने वाले औद्योगिक अपशिष्टों का शोधन। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, वायु प्रदूषण से बचने के लिए घर में कौन सा पौधा आवश्यक होता है। ऑप्शन यहाँ पर दें गुलाब, तुलसी, मनी प्लांट, या बांस। तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम यहाँ पर वायु प्रदूषण से बचने के लिए घर में कौन सा पौधा आवश्यक होता है तो सी ऑप्शन के साथ में यहाँ पर जाने वाले हैं मनी प्लांट। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मनी प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है और ऑक्सीजन देता है जिससे घर का वायु स्तर शुद्ध रहता है। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पर्यावरणीय प्रदूषण का बच्चों के मानसिक विकास पर क्या प्रभाव होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें एकाग्रता में वृद्धि, त्वरित भाषा विकास, मस्तिष्कीय कार्यों में अवरोध, या इम्यूनिटी में वृद्धि। आपको यहाँ पर पर्यावरणीय प्रदूषण का बच्चों के मानसिक विकास पर क्या प्रभाव होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा मस्तिष्कीय कार्यों में अवरोध। ये यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ में हम जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। जहरीली गैसें व भारी धातुएं बच्चों के मानसिक विकास को प्रभावित करती है और यहाँ पर न्यूरोलॉजिकल विकार उत्पन्न कर सकती है। इसलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल किसका सिद्धांत है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए उपभोक्ता शिक्षा, बजट निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, या खाद्य संरक्षण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलेगा क्योंकि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल
ये यहाँ पर पर्यावरण के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले पर्यावरणीय संरक्षण सिद्धांत के साथ में यहाँ पर जाने वाले हैं। तो यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण हमारा आंसर यहाँ पर होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। यह सिद्धांत संसाधनों की बर्बादी को रोकता है और कचरे के प्रबंधन को बढ़ावा देता है, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है। इसलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 14, सौर प्रदूषण की अधिकता सीमा को जो आवासीय क्षेत्रों में स्वीकार्य है वह है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं 25 डेसिबल, 45 डेसिबल, 55 डेसिबल, यहाँ पर 75 डेसिबल। आपको यहाँ पर सौर प्रदूषण की अधिकतम सीमा को आवासीय क्षेत्रों में स्वीकार्य है तो कितनी यहाँ पर स्वीकार्य होगी आपको यहाँ पर बताना है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा 55 डेसिबल। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आवासीय क्षेत्रों में शोर स्तर यहाँ पर 55 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। तो सी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15, प्लास्टिक प्रदूषण के निवारण में कौन सा व्यवहार सहायक है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हर बार नया प्लास्टिक बैग लेना, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग, कपड़े के थैले का प्रयोग या थर्मोकोल पैकिंग को बढ़ावा देना। आपको यहाँ पर प्लास्टिक प्रदूषण के निवारण में कौन सा व्यवहार आवश्यक है ये आपको बताना है। तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, कपड़े के थैले का उपयोग। यहाँ पर हम सी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। पुनः प्रयोज्य वस्तुएं जैसे कपड़े का थैला प्लास्टिक कचरे को कम करने में सहायक होता है। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण का उपाय नहीं है। यहाँ पर नहीं दिया गया है तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए वृक्षारोपण करना, कचरा अलग अलग डालना, अधिक मात्रा में कागज का प्रयोग या यहाँ पर रिन्यूएबल ऊर्जा का उपयोग। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण का उपाय नहीं है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, अधिक मात्रा में कागज का प्रयोग करना। ये यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण का उपाय नहीं है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। अधिक कागज का उपयोग पेड़ों की कटाई को बढ़ावा देता है, जिससे पारिस्थितिकी असंतुलन होता है। इसलिए ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 17, बाल श्रम से क्या तात्पर्य है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो, बच्चों को से अनुचित शोषणकारी और यहाँ पर जोखिमपूर्ण कार्य करवाना। डी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। बाल श्रम वह स्थिति है जहाँ बच्चों से ऐसे काम कराए जाते हैं जो उनकी आयु, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत बाल श्रम पर रोक लगाई गई है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम, बाल अधिकार अधिनियम या पोस्को अधिनियम। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप लगाते हुए चलेगा क्योंकि कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो भारत में यहाँ पर बाल श्रम पर रोक लगाई गई है बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम के अंतर्गत। यहाँ पर हम बी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। इस अधिनियम के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा की खतरनाक या किसी भी खतरनाक या व्यावसायिक कार्य में यहाँ पर लगाना गैर कानूनी है। इस व्याख्या को आप ध्यान से पढ़ते ही चलेगा कि इस अधिनियम के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खतरनाक या व्यावसायिक कार्य में लगाना गैर कानूनी है। इसलिए बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 19, बाल श्रम का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देख, उच्च शिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी और अशिक्षा या इंटरनेट का उपयोग। आपको यहाँ पर बाल श्रम का मुख्य कारण क्या है ये आपको बताना है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अगर हम यहाँ पर बाल श्रम का मुख्य कारण की बात करें तो मुख्य कारण है गरीबी और अशिक्षा। यहाँ पर हम सी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। आर्थिक तंगी और शिक्षा की कमी के कारण माता पिता बच्चों को काम पर भेजते हैं, इसलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की
और क्वेश्चन नंबर 20, किशोर अपराध किसे कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पर देंगे किशोरों का खेलों में भाग लेना, किशोरों द्वारा नियमों का उल्लंघन करना, किशोरों का तीव्र अध्ययन या बाल विवाह करना। आपको यहाँ पर किशोर अपराध किसे कहते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। किशोर अपराध की अगर हम बात करें तो किशोरों द्वारा नियमों का उल्लंघन करना किशोर अपराध कहलाता है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। जब 18 वर्ष से कम आयु के किशोर गैर कानूनी या आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होते हैं तो उसे किशोर अपराध कहते हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, किशोर अपराध का एक प्रमुख कारण मनोवैज्ञानिक कारण है। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं अधिक पढ़ाई, आत्मसम्मान की कमी, मित्रों की सहायता, यहाँ पर भोजन की कमी। आपको यहाँ पर बताना है किशोर अपराध का एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक कारण है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो किशोर अपराध का एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक कारण है आत्मसम्मान की कमी। यहाँ पर हम बी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। आत्मसम्मान की कमी, अस्वीकृति, पारिवारिक विघटन और असंतुलन किशोर अपराध की ओर ले जाते हैं, इसलिए बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, किशोर न्याय अधिनियम के तहत अधिकतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन यहाँ पर देखिए 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष या यहाँ पर 21 वर्ष। ये क्वेश्चन भी आप इम्पोर्टेंट लगाते चलिएगा। आपको यहाँ पर बताना है किशोर न्याय अधिनियम के तहत अधिकतम आयु सीमा क्या है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा 18 वर्ष। तो यहाँ पर 18 वर्ष अधिकतम आयु है। आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को किशोर माना जाता है और विशेष न्याय की व्यवस्था की जाती है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 23, महिला सशक्तिकरण से क्या अभिप्रेत है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए महिलाओं को अधिक काम देना, महिलाओं को घर में रखना, महिलाओं को शिक्षा, निर्णय और समान अवसर देना या यहाँ पर केवल शादी करवाना। यहाँ पर आपको महिला सशक्तिकरण से क्या अभिप्राय है ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, महिलाओं को शिक्षा, निर्णय और समान अवसर देना। ये महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। अगर हम व्याख्या की बात करें तो महिला सशक्तिकरण का अर्थ है उन्हें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और मानसिक रूप से स्वतंत्र बनाना। तो सी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 24, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन यहाँ पर देंगे 2012, 2013, 2015 या 2018। आपको यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी आपको बताना है और इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आप लगाते हुए चलेगा। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा 2015। ये योजना यहाँ पर 2015 में शुरू की गई थी। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। यह योजना कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 2015 में शुरू की गई है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 25, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाला प्रमुख संवैधानिक अधिकार कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर देखें समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार या धार्मिक अधिकार। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन आप लगाते ही चलेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार अलग अलग एग्जामों में भी यहाँ पर पूछा जा चुका है। आपको यहाँ पर बताना है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाला प्रमुख संवैधानिक अधिकार कौन सा है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा समानता का अधिकार। यहाँ पर हम पहले ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। संविधान का अनुच्छेद 14 और 15 महिलाओं को समानता और भेदभाव के से संरक्षण देता है जो सशक्तिकरण का आधार है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा समानता का अधिकार। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 26, गर्भावस्था के दौरान फोलिक अम्ल की कमी से भ्रूण में कौन सी समस्या हो सकती है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए जन्म के समय कम वजन, तंत्रिका नलिका दोष, हृदय रोग या आंखों की कमजोरी। ये क्वेश्चन आप महत्वपूर्ण लगाते चलेगा। आपको बताना है गर्भावस्था के दौरान फोलिक अम्ल की कमी से भ्रूण में कौन सी समस्या हो सकती है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा तंत्रिका नलिका दोष हो सकता है। यहाँ पर हम बी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। फोलिक अम्ल भ्रूण की तंत्रिका नलिका के विकास के लिए आवश्यक होता है।
इसकी कमी से स्पाइना बिफिडा या एनएनसी जैसी गंभीर विकृतियां हो सकती है। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, पारिवारिक संसाधनों के कुशल उपयोग का पहला चरण क्या होता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, योजना बनाना, नियंत्रण करना, क्रियान्वयन करना या यहाँ पर मूल्यांकन करना। आपको यहाँ पर पारिवारिक संसाधनों के कुशल उपयोग का पहला चरण क्या होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला चरण योजना बनाना होता है, यानी कि प्लानिंग करना यहाँ पर पहला चरण होगा। ए ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। संसाधनों के प्रबंधन में पहला चरण योजना बनाना होता है। यह सुनिश्चित करता है कि संसाधनों का उपयोग, इनके प्रयोग सही उद्देश्य, समय और मात्रा में हो। इसलिए ऑप्शन हमारे यहाँ पर ए यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, आनुवंशिकता का वह सिद्धांत जिसमें समानता और विभिन्नता की व्याख्या होती है वह है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे, उत्परिवर्तन सिद्धांत, मेंडल के वंशागति नियम, जैव विकास सिद्धांत या कोष सिद्धांत। आपको यहाँ पर आनुवंशिकता का वह सिद्धांत जिसमें समानता और विभिन्नता की व्याख्या होती है वह कौन सा होगा? जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, मेंडल के वंशागत नियम। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ग्रेगर मेंडल ने समानता और विभिन्नता की व्याख्या अपने आनुवंशिक नियमों द्वारा की, जैसे समानता का नियम, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम आदि। ये भी आप ध्यान रखते ही चलेगा। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही होगा। और यहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा यहाँ पर कई क्वेश्चन एग्जाम में इनसे पूछे जा चुके हैं, तो इम्पोर्टेंट आप लगाते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, अभिप्रेरणा का बाल विकास में क्या महत्व है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, यह केवल शारीरिक वृद्धि से जुड़ी है, यह सीखने और व्यवहार को सक्रिय करता है, यह सामाजिक दबाव से उत्पन्न होता है या इसका कोई प्रभाव नहीं होता। आपको यहाँ पर मोटिवेशन का बाल विकास में क्या महत्व है ये आपको यहाँ पर बताना है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। तो यह सीखने और व्यवहार को सक्रिय करता है। बी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। तो यहाँ हम बी ऑप्शन के साथ में जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। अभिप्रेरणा आंतरिक या बाह्य बल हो सकती है जो बालक को कार्य करने, सीखने और लक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रेरित करती है। ये संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। इसलिए बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, खाद्य पदार्थों में उपयुक्त बोरिक अम्ल किस उद्देश्य के लिए प्रयोग होता है और क्यों यह हानिकारक है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे, स्वाद बढ़ाने हेतु यह सुरक्षित है, संरक्षण के रूप में यह विषाक्त हो सकता है, या रंग देने हेतु यह पोषण बढ़ाता है, या पचाने हेतु यह पाचन को आसान करता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? और इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आप लगाते ही चलेगा। आपको यहाँ पर खाद्य पदार्थों में प्रयुक्त बोरिक अम्ल किस उद्देश्य के लिए प्रयोग होता है और क्यों यह हानिकारक है ये आपको यहाँ पर बताना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, संरक्षण के रूप में यह विषाक्त हो सकता है। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। बोरिक अम्ल कुछ दुकानदारों द्वारा खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, परंतु यह लीवर और किडनी पर दुष्प्रभाव डाल सकता है। इसलिए बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, गृह विज्ञान में कार्य सीमा विश्लेषण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दें, कार्य को जटिल बनाना, श्रम व समय की बचत, उपकरणों को हटाना या लागत बढ़ाना। आपको यहाँ पर गृह विज्ञान में कार्य सीमा विश्लेषण का उद्देश्य क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो वर्क सिंप्लीफिकेशन का यहाँ पर उद्देश्य श्रम व समय की बचत करना है। यहाँ पर हम बी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। कार्य सीमा विश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे गृहस्थी के कार्यों को कम समय, कम ऊर्जा और कुशलता से संपन्न किया जा सके। इसलिए बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, बाल विकास में बाधा रहित संचार क्यों आवश्यक है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे, ताकि बच्चा ज़्यादा बोल सके, ताकि वह भावनाओं को स्पष्ट व्यक्त कर सके, ताकि शारीरिक विकास हो, या ताकि यहाँ पर माता पिता चुप रहें। आपको यहाँ पर बाल विकास में बाधा रहित संचार क्यों आवश्यक है ये आपको यहाँ पर बताना है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ताकि वह भावनाओं को स्पष्ट व्यक्त कर सके। इसलिए बाल विकास में बाधा रहित संचार यहाँ पर है। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। तो बी ऑप्शन के साथ में यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में।
बिना अवरोध के संचार बच्चे की सामाजिक, भाषा और भावनात्मक क्षमता को विकसित करने में सहायक होता है। यह आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। इसलिए बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, पोस्को अधिनियम किससे संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे बाल श्रम, बाल यौन शोषण, बाल पोषण या शिक्षा अधिकार। आपको यहाँ पर पोस्को अधिनियम किससे संबंधित है ये आपको बताना है और इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आप लगाते हैं चलिएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अगर हम यहाँ पर पोस्को अधिनियम की बात करें तो बाल शोषण, यौन शोषण से यहाँ पर संबंधित है, तो बी ऑप्शन के साथ में यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। पोस्को की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। तो ये एक्ट भी पूछा जाता है कि कब आया था, तो 2012 आप याद करते हुए चलेगा। यह अधिनियम बच्चों को यौन शोषण और उत्पीड़न से कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपको यहाँ पर बताना है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक का अर्थ क्या है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे बच्चा पहले चलना सीखता है फिर बैठना, बच्चा पहले हाथों को नियंत्रित करता है और फिर उंगलियों को, बच्चा पहले बोलता है फिर सुनता है। यहाँ पर विकास का कोई क्रम नहीं है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए और इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन लगाते हैं चलिएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। बच्चा पहले हाथों को नियंत्रित करता है फिर उंगलियों को, यही डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक का अर्थ है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। एनसीईआरटी के अनुसार विकास सामान्य प्रतिक्रियाओं से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर होता है, जैसे शिशु पहले हाथ हिलाता है फिर उंगलियां चला पाता है। इसलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, शिशु के लिए जन्म के बाद पहला पोषण स्रोत क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है गाय का दूध, शहद, कोलेस्ट्रम या पानी। आपको यहाँ पर शिशु के लिए जन्म के बाद प्रथम पोषण स्रोत क्या है? तो प्रथम पोषण स्रोत है यहाँ पर कोलेस्ट्रम। माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे के लिए अति आवश्यक होता है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। कोलेस्ट्रम स्तनपान के पहले कुछ दिनों तक निकलने वाला पीला दूध है जिसमें रोग प्रतिरोधक तत्व के एंटीबॉडीज अत्यधिक मात्रा में होते हैं और ये एनसीईआरटी की यहाँ पर क्लास 11 न्यूट्रिशन एंड हेल्थ में स्पष्ट उल्लेखित किया गया है। ये भी आप ध्यान रखते ही चलेगा। और फ्रेंड जो हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए ये एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन हम लेकर आए। कुछ बच्चे हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कराएं, तो हम आपके लिए एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन लेकर आते हैं जिससे आपको काफ़ी फायदा आपके एग्जाम में होता है। बस आप लगातार हमारी क्लासेज को देखते रहिए और इनका फायदा उठाते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 36, मेंडल के अनुसार जब दो विषम युग्मजीय लक्षण मिलते हैं तो कौन सा सिद्धांत लागू होता है? ऑप्शन यहाँ पर देखिए स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, प्रभुत्व का नियम, उत्परिवर्तन, पर्यावरणीय अनुकूलन। तो ये आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते चलना। आपको बताना है कि मेंडल के अनुसार जब दो विषम युग्मजीय लक्षण मिलते हैं तो कौन सा सिद्धांत लागू होता है? जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम ये यहाँ पर लागू होता है। तो पहले ऑप्शन के साथ में यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। एनसीईआरटी जेनेटिक्स के अनुसार यह नियम बताता है कि एक से अधिक लक्षण स्वतंत्र रूप से संतान में संयोजित होते हैं। इसलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। ये भी आप ध्यान रखते हैं चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा पोषक तत्व शरीर में ऊष्मा और ऊर्जा दोनों देता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं प्रोटीन, खनिज, वसा या जल। ये आपको महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलना है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो वसा हमारा यहाँ पर आंसर होने वाला है। यहाँ पर हम सी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर वसा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। वसा का ऑक्सीकरण शरीर को ऊर्जा और ऊष्मा दोनों देता है और ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में आपको यहाँ पर दिया गया है क्लास 11 में। आप यहाँ पर फंडामेंटल्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन में स्पष्ट रूप से ये यहाँ पर दिया गया है, तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखते हुए चलेगा। अगर हम वसा की बात करें तो 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये भी आप ध्यान रखते हैं चलेगा और इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन लगाते हैं चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 38, परिवार के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे अपव्यय, समयबद्धता, प्राथमिकता निर्धारण और यहाँ पर
विलंबित निर्णय, आपको यहाँ पर परिवार के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किस सिद्धांत पर आधारित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है फ्रेंड्स। यहाँ पर प्राथमिकता निर्धारण, यहाँ पर हम सी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। परिवार की सीमित आय, समय और ऊर्जा को सही कार्यों पर केंद्रित करना आवश्यक है, ये भी आप यहाँ पर देखते हुए चलिएगा। तो सी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वस्त्रों की देखभाल में फैब्रिक फिनिश का क्या महत्व है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। केवल रंग देने के लिए, वस्त्र की मजबूती और लुक सुधारने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए या दाम बढ़ाने के लिए। आपको यहाँ पर वस्त्रों की देखभाल में फैब्रिक फिनिश का क्या महत्व है, ये आपको यहाँ पर बताना है। और इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन लगाते चलेगा, कई एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, वस्त्र की मजबूती और लुक सुधारने के लिए। यहाँ पर हम बी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। एनसीईआरटी टेक्सटाइल के अनुसार फैब्रिक फिनिशिंग तकनीकों से कपड़े की गिरावट, झुर्रियाँ और पानी अवशोषण नियंत्रित होता है, इसलिए ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है 40वां। साबुन किस प्रकार के रासायनिक यौगिक बनाते हैं, यानी कि साबुन किस प्रकार के रासायनिक यौगिक बनाते हैं? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, अम्ल और क्षार, प्रोटीन, ग्लूकोज या लवण। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर साबुन ये रासायनिक यौगिक बनाते हैं अम्ल और क्षार, तो यहाँ पर हम पहले ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। साबुन उच्च फैटी एसिड्स और क्षारों के प्रतिक्रिया से बनता है, ये है यहाँ पर सेफोनिफिकेशन कहलाता है, और ये एनसीईआरटी की केमिस्ट्री एवं होम साइंस दोनों में ये बात यहाँ पर दिया गया है, तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखते हुए चलिएगा और इम्पोर्टेंट ये व्याख्या आप लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 41, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत उपभोक्ता को क्या अधिकार नहीं है? यहाँ पर नहीं दिया गया। इस क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से देखते चलिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। आपको ऑप्शन में दिया गया है सही सूचना पाने का अधिकार, मुआवजा पाने का अधिकार, उत्पादन करने का अधिकार या गुणवत्ता का अधिकार। यहाँ पर आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत उपभोक्ता को क्या अधिकार नहीं है, जल्दी से आपको अपना आंसर यहाँ पर देना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर से उत्पादन करने का अधिकार, ये यहाँ पर उपभोक्ता को यहाँ पर अधिकार नहीं है, तो सी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। उपभोक्ता के यहाँ पर अधिकारों में सूचना, विकल्प, सुरक्षा, शिकायत आदि शामिल है। उत्पादन का अधिकार केवल निर्माता को होता है, इसलिए सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 42, जलने की अवस्था में तुरंत कौन सा उपाय प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, उस पर बर्फ रगड़ना, टूथपेस्ट लगाना, ठंडा पानी डालना या रुई लगाना। ये भी क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट लगाते चलिए। आपको यहाँ पर जलने की अवस्था में तुरंत कौन सा उपाय प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है, तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, ठंडा पानी डालना, तो सी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। जलने पर तुरंत ठंडे पानी से धोने से जलन कम होती है और त्वचा को राहत मिलती है। बर्फ या टूथपेस्ट हानिकारक हो सकते हैं, इसलिए सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 43, नाक से खून आने पर व्यक्ति को किस अवस्था में बैठाया जाना चाहिए? ऑप्शन यहाँ पर देंगे, लेटाकर, सिर पीछे करके, सीधे बैठाकर, सिर आगे झुकाकर या सिर नीचे करके, खड़े होकर। आपको यहाँ पर नाक से खून आने पर व्यक्ति को किस अवस्था में बैठाया जाना चाहिए, यह आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, सिर यहाँ पर सीधे बैठाकर, सिर आगे की ओर झुकाकर। यहाँ पर हम सी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। इससे खून श्वसन नली में जाने से रुकता है और ब्लीडिंग पर नियंत्रित होता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जो आयोग के द्वारा यहाँ पर ऑप्शन उठाए जाते हैं वे हम आपको यहाँ पर कराते चल रहे हैं, लेकिन जो भी आपको यहाँ पर डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में वे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके डाउट्स क्लियर कराने की हम पूरी कोशिश यहाँ पर करते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन पढ़ने हैं तो वो भी आप हमें लिख सकते हैं, उस टॉपिक से भी हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन करा देंगे। बस आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा 44वां क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन यहाँ पर है थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय या पीयूष ग्रंथि। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए और इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन लगाते चलिए। आपको बताना है कि इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि से यहाँ पर स्रावित होता है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। अग्नाशय की बीटा कोशिका इंसुलिन का निर्माण करती है जो रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रित करती है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन 45, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन यहाँ पर देखें मधुमेह, घेंगा, रक्ताल्पता या अस्थमा। आपको यहाँ पर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है ये आपको बताना है, और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से घेंगा रोग यानी कि ग्वाइटर रोग हो जाता है, यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन नहीं बनता है, इससे गर्दन में सूजन यानी घेंगा हो जाता है। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, केंद्रक या यहाँ पर लाइसोसोम। ये क्वेश्चन आप वेरी इंपॉर्टेंट लगाते चलेगा। आपको यहाँ पर कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है ये यहाँ से पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है केंद्रक को, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। केंद्रक कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, इसमें डीएनए होता है, इसलिए ऑप्शन हमारा है सी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी कोशिकांग कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर देखें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सेंट्रिओल। आपको यहाँ पर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए उत्तरदायी कोशिकांग कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ पर हम ए ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। इसे यहाँ पर पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है क्योंकि यह एटीपी बनाता है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो इम्पोर्टेंट आप लगाते हैं चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 48, लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन यहाँ पर देखें प्रोटीन, डीएनए, वसा या ग्लूकोज। ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट लगाते चलिए। आपको बताने कि लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण किसके द्वारा होता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, डीएनए के द्वारा होता है, तो बी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। डीएनए आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करता है और संतति को ट्रांसफर करता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 49, मानव शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन यहाँ पर देखिए 22, 23, 46 या 48। ये क्वेश्चन भी आप कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इम्पोर्टेंट आप लगाते ही चलिएगा। आपको बताना है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। तो गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर 46 होती है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, कुल अगर संख्या की बात करें तो 46 होते हैं। 44 ऑटोसोम प्लस यहाँ पर 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पर देगा अग्नाशय, थायराइड, लिवर या पीयूष ग्रंथि। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। तो सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त रस बनाती है और यहाँ पर विषहरण में मदद करती है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या 5।
आपको ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण लगाते हुए चलना है। वैसे तो आज की क्लास के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। तो मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मानव हृदय में 2 अलिंद और 2 नीले होते हैं, यानी कि कुल 4 कक्ष होते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने व्याख्या सहित आपको पिछली क्लास में भी कराया। अगर आपको ध्यान से इसका यहाँ पर आंसर देखना है तो पिछली क्लास में भी आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। इसका मैंने आपको व्याख्या सहित आपको डिटेल से वहाँ पर बताया हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 52, पोषण के कौन से घटक शरीर में ऊष्मा प्रदान करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, विटामिन और खनिज, प्रोटीन और जल, कार्बोहाइड्रेट और वसा, फाइबर और लवण। आपको यहाँ पर पोषण के कौन से घटक शरीर में ऊष्मा प्रदान करते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर से कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये यहाँ पर ऊष्मा प्रदान करते हैं। तो सी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ये दोनों ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वहीं यहाँ पर अगर हम यहाँ पर वसा की बात करें तो 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा रेशा कृत्रिम नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं नायलॉन, रेयन, एक्रेलिक या लिनन। आपको यहाँ पर कौन सा रेशा कृत्रिम नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अगर हम यहाँ पर कृत्रिम रेशे की बात करें तो नायलॉन, रेयन, एक्रेलिक ये सभी कृत्रिम रेशे हैं। लेकिन यहाँ पर डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। लिनन यहाँ पर प्राकृतिक रेशा है, तो ये यहाँ पर कृत्रिम रेशा नहीं है। तो डी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। लिनन एक प्राकृतिक रेशा है जो फ्लेक्स पौधे से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि यहाँ पर लिनन हमें किससे प्राप्त होता है, तो फ्लेक्स के पौधे से प्राप्त होता है। ये भी आप ध्यान रखते हैं चलिएगा। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 54, जन्म के पहले 6 महीने में शिशु को किस प्रकार का भोजन सर्वोत्तम माना जाता है। यानी कि शिशु के लिए किस प्रकार का भोजन सर्वोत्तम माना जाता है जन्म के 6 महीने तक। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है गाय का दूध, माँ का दूध, घोल आहार या पानी और शहद। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो माँ का दूध सर्वोत्तम आहार माना जाता है बच्चे के लिए। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन यहाँ के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। यह शिशु के लिए पूर्ण आहार है। इसमें सभी पोषक तत्व और प्रतिरक्षा तत्व होते हैं, इसलिए माँ के दूध को संपूर्ण आहार भी माना जाता है यहाँ पर नवजात बच्चे के लिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 55, समेकित बाल विकास सेवा योजना का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए किशोरियों को शिक्षा देना, ग्रामीण विकास, शिशु बालिका व मातृत्व पोषण व स्वास्थ्य या कौशल प्रशिक्षण। आपको यहाँ पर ICDS का उद्देश्य क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। और इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है तो ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ये इसकी फुल फॉर्म है जो एग्जाम में पूछी जा चुके हैं। तो इसे भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते चलेगा। तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। समेकित बाल विकास सेवा योजना का उद्देश्य क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो शिशु बालिका व मातृत्व पोषण व स्वास्थ्य। यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ में हम जाने वाले हैं। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ICDS भारत सरकार की योजना है जो 0 से 6 वर्ष के बच्चों और गर्भवती या धात्री महिलाओं के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा देती है। इसलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 56, थ्रेड काउंट शब्द किससे संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर देखें भोजन की गुणवत्ता, बुनाई में धागों की संख्या, बाल विकास या उपभोक्ता शिक्षा। आपको यहाँ पर थ्रेड काउंट शब्द किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। बुनाई में धागों की संख्या से संबंधित है। तो बी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। थ्रेड काउंट से कपड़े की गुणवत्ता पता चलती है। यह प्रति वर्ग इंच में धागों की संख्या होती है। इसलिए बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 57, ISI मार्क का संबंध किससे है। ऑप्शन यहाँ पर देखें आयकर प्रणाली, वस्त्रों की डिजाइन, उपभोक्ता उत्पाद की गुणवत्ता या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आपको यहाँ पर ISI मार्क का संबंध किससे है, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो उपभोक्ता उत्पाद की गुणवत्ता से संबंधित है। सी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में।
ISI मार्क एक प्रमाणन है जो यह दर्शाता है कि उत्पाद BIS मानकों के अनुसार गुणवत्ता युक्त है। इसलिए ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 58, बच्चा पहली बार माँ या पापा जैसे शब्द किस अवस्था में बोलना शुरू करता है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे 3 से 4 माह, 6 से 8 माह, 9 से 12 माह या 18 से 24 माह। और ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट लगाते ही चलेगा, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको यहाँ पर बताना है कि बच्चा पहली बार माँ या पापा जैसे शब्द किस अवस्था में बोलना शुरू करता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। 9 से 12 माह की अवस्था में बोलना प्रारंभ कर देता है, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। इस अवस्था में बच्चा दोहराने योग्य सरल शब्द जैसे माँ पापा बोलना शुरू प्रारंभ कर देता है। इसलिए ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही होगा, 9 से 12 माह। ऑप्शन सी के साथ में यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण अगले क्वेश्चन को। रेडीमेड वस्त्र खरीदते समय उपभोक्ता को क्या अवश्य देखना चाहिए? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है डिजाइन का रंग, सिलाई का धागा, लेबल व धुलाई निर्देश या ब्रांड का विज्ञापन। आपको यहाँ पर रेडीमेड वस्त्र खरीदते समय उपभोक्ता को क्या अवश्य देखना चाहिए? जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, लेबल व धुलाई निर्देश देखने चाहिए। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन के साथ में यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। कपड़े के लेबल पर उसकी सामग्री, देखभाल की विधि, साइज व देश की जानकारी होती है जो उपभोक्ता के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है। इसलिए ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही होगा। तो सी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60, संतुलित आहार में निम्न में से कौन सा आवश्यक नहीं है? यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसे भी आप ध्यान से देखते ही चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देंगे प्रोटीन, वसा, फाइबर या प्रिजर्वेटिव। आपको जल्दी से अपना आंसर यहाँ पर देना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम यहाँ पर संतुलित आहार की बात करें तो प्रोटीन, वसा, फाइबर ये सभी आवश्यक होते हैं, लेकिन यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, प्रिजर्वेटिव। ये यहाँ पर आवश्यक नहीं है, तो डी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। संतुलित आहार में सभी पोषक तत्वों का संतुलित मात्रा में होना आवश्यक है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज और फाइबर। परंतु प्रिजर्वेटिव भोजन संरक्षण हेतु होते हैं, पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 61, शरीर में लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया या बेरी। ये क्वेश्चन भी आप इंपॉर्टेंट लगाते चलेगा। आपको यहाँ पर शरीर में लौह की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? अगर हम लोहे की कमी के कारण रोग की बात करें तो यहाँ पर हमारा एनीमिया यहाँ पर आंसर होगा, तो सी ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर जाने वाले हैं। स्कर्वी की अगर हम यहाँ पर बात करें, विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी नामक रोग हो जाता है और ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। रिकेट्स की बात करें तो विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। वहीं बेरी की बात करें, विटामिन बी की यानी कि थायमीन की कमी के कारण बेरी नामक रोग हो जाता है। और ये क्वेश्चन भी यहाँ पर अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये भी आप ध्यान रखते ही चलेगा। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। लौह तत्व यानी कि आयरन की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन घट जाता है, जिसे एनीमिया होता है। इससे थकावट, चक्कर आना और कमजोरी आती है। इसलिए ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा विटामिन रतौंधी से बचाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन डी या विटामिन ए। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा विटामिन रतौंधी से बचाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो आंखों संबंधी रोग विटामिन ए की कमी के कारण हो जाते हैं। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और इसका यहाँ पर रासायनिक नाम भी पूछा जाता है, तो रेटिनोल। ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखते हैं चलेगा, इसका रासायनिक नाम भी पूछा जाता है। और आंखों संबंधी रोग विटामिन ए की कमी के कारण हो जाता है। यहाँ पर स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता और ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता, ये भी आप ध्यान रखते ही चलेगा। हड्डियों संबंधी रोग विटामिन डी की कमी के कारण हो जाता है, ये भी आप ध्यान रखते हैं चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। विटामिन ए आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक है, इसकी कमी से रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। इसलिए ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63, सूती कपड़े को धोने के लिए उपयुक्त तापमान क्या होता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए ठंडा, गुनगुना, गर्म या उबालने योग्य। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए।
अगर हम यहाँ पर सूती कपड़े को धोने योग्य उपयुक्त तापमान की बात करें तो यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ में यहाँ पर जाने वाले हैं। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सूती वस्त्रों को गर्म पानी में धोना उचित होता है क्योंकि यह मैल और धूल को अच्छी तरह से निकालता है, इसलिए सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 64, वुल मार्क किसका प्रतीक है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कपड़े का रंग, 100% रेशम, शुद्ध ऊन या कृत्रिम फाइबर। आपको यहाँ पर वुल मार्क किसका प्रतीक है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, शुद्ध ऊन से ये यहाँ पर इसका प्रतीक है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। वूल मार्क एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक है जो यह दर्शाता है कि वस्त्र में 100% शुद्ध ऊन है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65, भाषा विकास की शुरुआत किस अवस्था में होती है? ऑप्शन यहाँ पर देखो, भ्रूण अवस्था, नवजात अवस्था, शैशवावस्था या किशोरावस्था। आपको यहाँ पर भाषा विकास की शुरुआत किस अवस्था में होती है ये आपसे पूछा गया और इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आप लगाते ही चलेगा। अगर हम भाषा विकास की बात करें तो शैशवावस्था से प्रारंभ हो जाती है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। पहले हम भाषा विकास की शुरुआत शैशवावस्था में होती है जब शिशु ध्वनियाँ निकालना शुरू करता है। लगभग 1 वर्ष की उम्र में बच्चे पहले शब्द बोलने लगते हैं, इसलिए सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 66, बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन यहाँ पर देखिए, पैसे खर्च करना, आय को बढ़ाना, संसाधनों का उपयुक्त प्रयोग या ऋण लेना। आपको यहाँ पर बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपसे यहाँ से पूछा गया है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अगर हम बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो संसाधनों का उपयुक्त प्रयोग करना ये यहाँ इसका मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या को। बजट बनाना परिवार को अपनी आय और व्यय का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके, इसलिए ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स ये हमारे क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन यहाँ पर देंगे 1980, 1986, 1992 या 2005। आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाते ही चलेगा और अपनी पिछली क्लासेस में मैंने पूरी डिटेल से आपको ये क्वेश्चन बताया हुआ है। आपको यहाँ पर बताने को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। तो ये 1986 में पारित किया गया था। बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया था। इससे उपभोक्ताओं को विभिन्न अधिकार दिए गए हैं, ये भी आप ध्यान रखते ही चलेगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा, 1986। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास। आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी बच्चों को क्लास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चों को उसका फ़ायदा हो सके। हम एक उद्देश्य से क्लास लेकर आते हैं कि ताकि आपको यहाँ पर आपके एग्जाम में फ़ायदा हो और आप अपने बेहतर से बेहतर अपने एग्जाम में कर पाओ। तो हमारे इस उद्देश्य में हमारा साथ दीजिए और बेहतर से आप यहाँ पर क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमें भी मोटिवेशन मिलता है जैसे जैसे आप क्लास को शेयर करते हैं, तो हमारा मोटिवेशन भी आप बढ़ाते रहिए। आज ये क्लास में आपका स्कोर कितना रहा ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।